नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इक्विटी वेस्टिंग। अब इक्विटी वेस्टिंग बोलो तो क्या हो गया? जैसे कि ईसॉप के अंदर कैसे होता है कि आपको 5 साल के लिए, जैसे कोई भी पीरियड के लिए आपको क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज देनी पड़ती है एज एन एम्प्लॉय। एंड उसके बाद में 1 साल का वेस्टिंग पीरियड रहता है और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, उसके बाद में शेयर्स ऑप्शन एक्सरसाइज करने को आपको मिल जाते हैं। मतलब आपको कंपनी की जो ईसॉप्स है वो आपको इक्विटी के फॉर्म के अंदर मिल जाते हैं आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और उसके बाद में 1 साल का वेस्टिंग पीरियड हो गया और देन यू विल गेट दैट। नाउ अब क्या होता है कि इन केस ऑफ इक्विटी वेस्टिंग ये फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से है। मतलब इफ यू आर फाउंडर इनटू द बिजनेस, अगर आप फाउंडर हो, को फाउंडर हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आप लोगों को इक्विटी वेस्टिंग का मतलब ये ईसॉप के जैसे ही हो गया कि आपको भी शेयर्स मिलेंगे, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे। मतलब आज से 10 साल तक सपोज कीजिए, अगर आप बिजनेस के अंदर रहते हो तो 10 साल के पीरियड के ऊपर आपको शेयर्स मिलेंगे और वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको 10,000 स्टॉक ऑप्शंस देता हूँ और वो कंडीशन ये है कि 10 साल का टाइम पीरियड है, आपको 10 साल तक कंपनी के अंदर रहना है और हर साल आपका शेयर्स अक्यूमुलेट होते जाएंगे। और 11वें साल में, मतलब 10 साल कंप्लीट होने के बाद 11वां साल का 1 साल का क्लिफ पीरियड बोलते हैं उसको, क्लिफ पीरियड, उसको 1 साल के लिए आपको रुकना पड़ेगा और 12th ईयर के अंदर आप पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स को आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि आपने 1 साल का सर्विस कंप्लीट किया तो आपको 1000 रुक जाएगा, दूसरे साल का कंप्लीट किया तो आपको और 1000 शेयर्स और आ जाएंगे, तो मतलब 2000 शेयर्स आएंगे। 3 साल का कंप्लीट किया 3000, 4 साल का कंप्लीट किया 4000, ऐसे 8 ईयर कंप्लीट कर लिए तो आपको 8000 शेयर्स आपके अक्यूमुलेट हो जाएंगे पूरे इन योर एज अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी शेयर्स। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, सो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है इक्विटी वेस्टिंग का। ठीक है, ये फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से होता है। इस सब के अंदर हम लोग एम्प्लॉइज को टारगेट करते हैं इसके थ्रू। तो इक्विटी वेस्टिंग इट इज डिजाइन टू इंसेंटिवाइज फाउंडर्स और एम्प्लॉइज ऑफ स्टार्टअप ओवर टाइम। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर मैं 1 साल का सर्विस कंप्लीट करूंगा तो मेरे को 1000 शेयर्स मिलेंगे कंपनी के। ऑलराइट, तो वैसे क्या होता है कि आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है टू फाउंडर्स और द एम्प्लॉइज। तो ये इक्विटी वेस्टिंग ये फाउंडर और एम्प्लॉय दोनों के लिए हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया हो ना, इट इज डिजाइंड टू इंसेंटिवाइज फाउंडर और एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज को देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसॉप्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो नाउ it ensures that everyone involved contributes to the company's success for a sustained period। मतलब एक सस्टेनेबल पीरियड के में कंपनी की ग्रोथ के लिए हर जने का कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। Individual receive ownership in a form of shares or equity. This is what we know, but they don't get all of it at right away। मतलब ये आपको ओनरशिप मिलता है लेकिन सारी की सारी एक साथ में नहीं मिलती। यू रिसीव इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अपन ने देखा ना, थाउजेंड शेयर्स हमको 10 साल के पीरियड के अंदर अकोमुलेट होंगे। तो वही बोला है कि आपको ओनरशिप मिलता है, एक साथ में नहीं मिलता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। सेकेंडली, ओनरशिप इज और प्री डिटरमाइंड पीरियड होता है। पीरियड डिटरमाइंड, जैसे कि 10 साल के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहना है और 10 साल तक के लिए आपका बेसिकली शेयर अक्यूमुलेट होंगे। तो पीरियड यहाँ पे क्या होता है, डिटरमाइंड रहता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको वेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके दिस इज फाइन, इफ समवन लीव्स द कंपनी बिफोर देयर शेयर्स आर फुल्ली वेस्टेड। अब क्या होता है कि शेयर्स फुल्ली वेस्ट होने से पहले अगर कोई कंपनी छोड़ के चला गया तो दे में फॉरफिट सम और ऑल ऑफ देयर ओनरशिप। अब सपोज करो, जैसे अपने एग्जांपल के अंदर 10 साल तक 10,000 शेयर्स मिलने वाले थे। 5 साल के बाद में क्या हुआ, आप कंपनी छोड़ के चले गए। तो उस केस के अंदर जो अपना जो इक्विटी वेस्टिंग का जो अग्रीमेंट होता है, इक्विटी वेस्टिंग के जो राइट्स होते हैं, उसके अंदर दिया हुआ रहता है कि या तो आपके जो भी 5,000 शेयर्स अक्यूमुलेट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जब आपने सर्विसेज दी थी, उस दौरान वो 5,000 शेयर्स या तो आप ले जा सकते हो अपने साथ में, मतलब आपको ओनरशिप मिल जाएगा उनका वेन एवर यू लीव द कंपनी, या फिर जो भी 5,000 शेयर्स आपके अक्यूमुलेट हुए थे वो फोरफिट कर लेगी कंपनी वापस, मतलब आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके अग्रीमेंट के, डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो इफ समवन लीव्स द कंपनी बिफोर शेयर्स आर फुल्ली वेस्टेड, शेयर्स फुल वेस्ट होने से पहले अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो दे में फोरफिट सम और ऑल ऑफ देयर ओनरशिप, या तो पूरी की पूरी या थोड़ी ओनरशिप वो क्या कर सकते हैं, छोड़ के चले जा सकते हैं। नाउ इक्विटी वेस्टिंग अलाइंस द इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ फाउंडर्स एंड एम्प्लॉइज। मतलब ये फाउंडर और एम्प्लॉय के मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बिजनेस ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर में भी स्टेबिलिटी रहती है कि बार बार कोई को फाउंडर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एंश्योर दैट ओनरशिप इज अर्नड एंड रिटेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम and which ultimately leads to the contribution and loyalty to the company। all right, तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं इक्विटी वेस्टिंग होने के। ठीक है, नाउ व्हाट आर सम ऑफ मोर एडवांटेजेस। तो फर्स्टली इसमें क्या बेनिफिट होता है कि बाय टाइम ओनरशिप टू कंटिन्यूड सर्विसेज। मतलब आप ओनरशिप, अगर आप कंपनी के अंदर ओनर बना रहने चाहते हो तो आपकी ओनरशिप को हमने किसके साथ बांध दिया, हमने बांध दिया सर्विस कंडीशन के साथ में। सर्विस कंडीशन की आपको
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपको टिक के रहना पड़ेगा, ठीक है। ये पीरियड छोटा भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओनरशिप, जो बिजनेस की ओनरशिप है, उसको हमने किसके साथ बांध दी, उसको हमने कंडीशन डाल दी कि आपको बिजनेस के अंदर रहना पड़ेगा। इससे क्या होता है, एनकरेज करते हैं फाउंडर्स और एम्प्लॉइज को। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 साल में काम करूंगा तो मेरे को 1000 शेयर्स मिलेंगे, 2 साल काम किया तो 2000। तो एक मोटिवेशन रहता है कि लेट्स वर्क हार्डर, सो दैट हमारा अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारी कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा तो हमारी जो कंपनी के अंदर हमारा जो ओनरशिप है, जो हमारे 1000 शेयर्स है, उनका भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो एक मोटिवेशन रहता है कि हमको कुछ ना कुछ तरीके का इंसेंटिव मिल रहा है इसके अंदर। तो वो वाली बात इसके अंदर हो जाती है। सेकंड क्या होता है, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ टीम वर्क एंड शेयर्ड पर्पसेस। टीम वर्क और शेयर पर एक पर्पस होता है, एक विजन होता है, एक मिशन होता है कंपनी का, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंपनी की पूरी टीम उसके ऊपर उस मिशन और विजन को अकम्प्लिश करने के लिए पूरी जी जान लगा देती है। तो इससे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको एम्प्लॉइज को टिका के रखना है, अगर एम्प्लॉइज को टिक के रहना है, आपको टिका के रखना है और एम्प्लॉइज को टिक के रहना है कंपनी के अंदर, तो टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। उनको एक एक पर्पस के लिए काम करेंगे ना, तभी जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे, आप अपना पर्पसेस को फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। इट स्ट्रेंथन्स द स्टार्टअप्स कल्चर, प्रमोट इनोवेशन, एनहांस ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो मतलब अगर टीम वर्क होगा, टीम बिल्डिंग होगी, अगर एक ही कॉमन गोल के पीछे सब लोग काम करेंगे, तो इससे क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है, इनोवेशन होते हैं नए नए, और इट अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ठीक है। नाउ थिर्डली, इट इज अ टूल फॉर रिटेंशन ऑफ द टैलेंट। मतलब आपका जो टैलेंट है, टैलेंट बेसिकली जो आपका टीम, जो बेसिकली जो टीम मेंबर्स है, जिनके पास में एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, उस टैलेंट को, उस टीम को पकड़ के रखने के लिए, रिटेन करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है, जिससे कि एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सपोज करो आप किसने आपने किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया, उसको आप 20 लाख रुपए सालाना पैकेज दे रहे हो। अब कल को 2 साल के बाद में एक और नई आईटी कंपनी आई, उनको पता चला कि ये बंदा अच्छा है, एंड वो उसको सपोज कीजिए 2 साल के बाद में आपने उसका इंक्रीमेंट करके आप उसको 25 लाख में पहुंचा दिए। लेकिन वो आएगी कंपनी और बोलेगी आई विल गिव यू 30 लाख रुपीज, यू ज्वाइन माई कंपनी। तो एक तो आपका नुकसान हो गया कि आपने 2 साल उस बंदे को ट्रेन किया, वो अच्छा बंदा था, वो आपके हाथ से चला गया, आपका जो ट्रेनिंग था 2 साल का वो वेस्ट हो गया, अब आपको नया बंदे को हायर करना पड़ेगा। तो आप उसको रिटेन करने के लिए बोल सकते हो कि भाई तू 5 साल मेरी कंपनी से लेगा नहीं, तू 5 साल तक मेरी कंपनी से लेगा नहीं, मेरी कंपनी के अंदर ही टिकेगा। अगर वो 5 साल तक टिकेगा, तू मेरी कंपनी में 5 साल के लिए टिकेगा, तो मैं तेरे को मेरी कंपनी के अंदर इतने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करूंगा। तो बेसिकली ये टूल होता है एम्प्लॉइज को रिटेन करने का, फाउंडर्स को रिटेन करने का बिजनेस के अंदर, ठीक है। एंड लास्टली, इट स्मूथ्स ट्रांजिशंस इन द इवेंट ऑफ पर्सनल चेंजेस। इफ अ को-फाउंडर और की एम्प्लॉयी डिसाइड्स टू लीव द कंपनी, vesting ensure that their departure doesn't disrupt the ownership structure। अब क्या होता है कि अगर मान लो 5 साल के बीच में, जैसे अपने एग्जांपल के अंदर कोई 5 साल के बीच में कोई सर्विसेज को छोड़ के चला गया, और हमारा एग्रीमेंट बोलता है कि अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। मतलब हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, हमारा जो ओनरशिप स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल था वही रहेगा। अगर आप 10 साल का सर्विस पूरा करते तो आपको हम लोग कुछ शेयर्स इश्यू करते और हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर भी चेंज होता उससे। लेकिन क्योंकि आप बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, और अल्टीमेटली ये हमारे लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा। आप जा रहे हो, ठीक है भाई, चले जाओ, क्या कर सकते हैं, आपको हम जितना कोशिश कर सकते थे, हमने उतना कोशिश की आपको रिटेन करने के लिए, हमने आपको अपनी कंपनी में ओनरशिप दी, बट आपको तो चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई, फिर चले जाओ। तो एक ट्रांजिशन होने में इंप्रूवमेंट अच्छा रहता है, और it doesn't lead to change in ownership structure. So these are key advantages of going ahead with equity vesting. Now, ESOP planning and best practices. Equity vesting majorly from the perspective of founders, co-founders and employees भी उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन ESOP बोले तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स के बारे में आपको मालूम रहेगा, आपने इंटर लेवल पे कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन गैदर किया था, लेकिन जस्ट क्विक अंडरस्टैंडिंग। एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, जैसे कि अपन जो प्रीवियस एग्जांपल था कि 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक आपको बिजनेस में रहना है, आपको हर साल कुछ कुछ शेयर्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और आप एम्प्लॉय हो कंपनी के अंदर, तो आपको टिका के रखने के लिए हम लोग ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स लेके आते हैं, ठीक है। इट इज अ पावरफुल टूल फॉर द स्टार्टअप्स टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट टैलेंट बाय ऑफरिंग एम्प्लॉयज अ स्टेक इन द कंपनी सक्सेस। कंपनी की सक्सेस के अंदर आपको स्टेक मिलता है, तो आप कंपनी के अंदर मोटिवेशन के साथ काम करते हो, आप कंपनी के अंदर टिक के काम करते हो, और अल्टीमेटली कंपनी की ग्रोथ के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। नाउ, ESOPs are a form of employee benefit plan. It's an employee benefit expense. आप जब अपने CA फाइनल FR के अंदर IND AS 102 करोगे, एक इंपॉर्टेंट IND AS है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, लगभग हर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के अंदर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है।
तो वहां पे आप उसकी अकाउंटिंग के बारे में वहां पे सीखोगे। तो ये एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है, बेसिकली एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है दैट ग्रांट एम्प्लॉइज द राइट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी स्टॉक एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड पीरियड होता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है। प्री डिटरमाइंड प्राइस बोले तो पीरियड होगा कि 10 साल काम करोगे तो आपको शेयर्स मिलेंगे। प्राइस क्या होगा? प्राइस वुड बी, आपको हम लोग एक प्राइस दे देते कि आज के दिन पे हम लोग आपको, लेट्स से अगर हमारा मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पे, तो हम लोग आपको 70 रुपीज पे आपको शेयर इश्यू करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 10 साल के बाद में शेयर का प्राइस 1000 रुपीज भी क्यों ना हो जाए, आपको तो सिर्फ 70 रुपीज पे शेयर्स मिलेंगे। तो ये क्या होता है, प्राइस प्री डिटरमाइंड होती है कि आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स, अगर आपको 1000 शेयर्स चाहिए तो हम आपको 70 रुपीज पे दे देंगे, ठीक है ना। तो 30 रुपए आपको पर शेयर का फायदा होगा। और लेट्स से 10 साल के बाद में शेयर का प्राइस 1000 रुपए हो गया तो आपको कितना फायदा हो गया? 930 रुपीज का फायदा हो गया, राइट। तो बेसिकली अल्टीमेटली इससे क्या होता है, पीरियड डिटरमाइंड रहता है, प्राइस प्री डिटरमाइंड रहती है, नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी आल्सो प्री डिटरमाइंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो इस सब के अंदर ऐसा होता है। हालांकि इसके अंदर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स भी आते हैं, एसएआर आता है जो आप इंडिया 102 में पढ़ोगे। उसके अलावा इसमें एम्प्लॉय स्टॉक स्टॉक ईएसपीपी करके बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एक ऐसा भी आता है। तो वो सब के बारे में आप एफआर के अंदर पढ़ लोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। बट इस सब के बारे में कुछ बेसिक से अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश करी है, ठीक है। इट इज अ थ्री फोल्ड टैलेंट बेनिफिट टू फाउंडर्स। इट इज अ थ्री फोल्ड टैलेंट बेनिफिट। क्या बेनिफिट होता है इसमें? राम का बेनिफिट होता है। राम मतलब रिटेंशन, एम्प्लॉय को रिटेन करना। ए मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करते हैं नए नए एम्प्लॉइज को, अट्रैक्ट करते हैं नए नए इनोवेटर्स को, अट्रैक्ट करते हैं नए नए एक्सपर्ट्स को बिजनेस की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। एंड लास्टली एम, इट इज मोटिवेट। तो राम का मतलब, आर मतलब रिटेंशन, ए मतलब अट्रैक्शन और एम मतलब मोटिवेशन। ये राम का काम करता है, रामबाण है ये, इस रामबाण उपाय है। राम मतलब रिटेंशन, ए मतलब अट्रैक्शन, एम मतलब मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को बिजनेस के अंदर बने रहने के लिए, कंट्रीब्यूशन देते रहने के लिए। और मोटिवेशन के साथ काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। So this is what all about ESOPs. Now, when you are considering to implement an ESOP plan, then what are the things that you should consider when you are planning to, give an ESOP plan to employees? Employees को अगर ESOP दे रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखो। कैसे? आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करो, लीगल एक्सपर्ट्स को हायर करो, उनसे आप अग्रीमेंट्स वगैरह बनवाओ, ताकि कुछ वो कि उनका तो दिन रात का काम रहता है, तो उनको मालूम रहता है कि कितने प्रोविजंस क्या डालना है, कैसे करना है, वो पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लीगली आप कंप्लाई करते हो, क्योंकि अगर कोई लीगल एक्सपर्ट अगर उस काम को कर रहा है तो वो लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करके काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लीगल एंड कंप्लायंसेस का ध्यान रखना है आपको, कि एक लीगल और प्रोफेशनल एडवाइजर्स को हायर करो जो आपके बिजनेस को, जो आपके इस सब प्लान को इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद कर सके। तो एंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। कैसे होगा? आपको नहीं मालूम रहेंगे कि कितने लॉज और रेगुलेशन है, आपको हायर करना पड़ेगा। किसको? इंक्लूड्स कंसल्टिंग विद लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करो और उसके बेसिस पे आप लोग ईसॉप प्लान्स लेके आओ। इक्विटी एलोकेशन। इक्विटी एलोकेशन मतलब इक्विटी को प्रॉपर्ली एलोकेट करो ईसॉप पूल के लिए। अब आप देखोगे ना, हम जैसे व्हेन वी यूज्ड टू डू डिलिजेंसेस, तो उस टाइम पे एक पूरा कैप टेबल बनता था, मतलब कैपिटल टेबल बनता था, जिसके अंदर दिखाते थे कि इस पर्सन का इतना परसेंट स्टेक है। और उसके अंदर एक सबसे लास्ट में जाता ईसॉप पूल करके, ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, जिसमें वो एक सर्टेन पोर्शन, लेट्स से 100% अगर कंपनी का है शेयर्स, तो उसमें से लेट्स से 10%, 12% का वो एक ईसॉप पूल रखते थे कि हम लोग ये 10-12% तो हम लोग कंपनी को देंगे, हम लोग हमारे एम्प्लॉइज को देंगे, हम लोग इसको किसी भी इन्वेस्टर को सेल नहीं करने वाले 10-12% को। तो वो एक ईसॉप पूल बना के रखते थे, और सबसे लास्ट में दिखता है कैप टेबल के अंदर। मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता था कोई कैप टेबल बना के, और आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में अगर मेरे पास अगर हो जाए, मैं कहीं से अरेंज करके दिखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो आई विल शो यू कि कैप टेबल कैसा दिखता है। तो कैपिटल टेबल के अंदर सबसे लास्ट में दिखता है ईसॉप पूल करके, कि हम लोग इतना ईसॉप देने वाले हैं एम्प्लॉइज को, ये हम लोग किसी को भी डायल्यूट नहीं करेंगे, किसी को भी सेल नहीं करने वाले ये शेयर्स, ठीक है, एक्सेप्ट एम्प्लॉइज। तो इक्विटी एलोकेशन आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग द नीड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट विद प्रिजर्विंग ओनरशिप डाइल्यूशन इज क्रूशियल। मतलब when you are allocating ESOPs तो उस टाइम पे आपको दिखेगा सबसे लास्ट में दिया रहता है कि इतना allocated है, लेकिन allocation should be reasonable। ऐसा नहीं हो कि ESOP इश्यू करने की वजह से आपका इक्विटी नहीं चला जाए कहीं से, मतलब ESOP इश्यू करने से आपका जो ओनरशिप है कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आ जाए, ठीक है ना। तो आपको एक जेन्युइन एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ इक्विटी अलोकेट करना है ESOP के लिए, ठीक है। तो दैट इज इक्विटी अलोकेशन। नाउ वेस्टिंग शेड्यूल। वेस्टिंग शेड्यूल बोले तो वही
5-10 साल तक सर्विस देना, 1 साल का क्लिक पीरियड आएगा और 12th ईयर के अंदर आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो एक पूरा वेस्टिंग शेड्यूल बना के दो उनको कि आपका हर साल में कितना-कितना शेयर्स आपके वेस्ट होने वाले हैं। तो typically ESOP shares vest over a multi-year period with a portion becoming available each year to encourage long-term commitment. A portion available each year मतलब बताया ना मैंने आपको कि हर साल 1,000 शेयर्स हमारे पास accumulate होते जाएंगे। तो हर एक पोर्शन हमारे पास में हर साल जुड़ता जा रहा है और अल्टीमेटली 10 साल के बाद में पूरा 10,000 शेयर्स का पूरा पूल बन जाएगा। तो दैट इज वेस्टिंग शेड्यूल। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बोले तो डिटरमाइनिंग द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ईसॉप। अपने एग्जांपल में अपन ने देखा था कि अपन अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज का। हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए देंगे आपको 70 रुपीज में आज से 10 साल के बाद में इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद कुछ भी प्राइस हम लोग आपको 70 रुपए पे आज शेयर्स इशू करेंगे और आप 70 रुपए के ऊपर आप शेयर्स को बाई कर सकते हो 10 साल के बाद। ठीक है। नाउ तो इसमें क्या होता है कि 70 रुपए का वैल्यू आप कैसे अराइव करोगे, तो इसका वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन होता है, इसके कई सारे टेक्निक्स होते हैं। ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होता है, उसके बाद में ब्लैक एंड शूज मॉडल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा। एक्सरसाइज प्राइस मतलब प्राइस एट विच द एम्प्लॉइज विल परचेज द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। जैसे कि 70 रुपए, 70 रुपीज इज द एक्सरसाइज प्राइस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है। एंड अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसीज और डिस्प्यूट डाउन द लाइन। तो मतलब वैल्यूएशन सटीक करके उनको बता दो आज के दिन ही कि हम लोग आपको 10,000 शेयर इश्यू करेंगे, हर एम्प्लॉय को 70 रुपीज पर शेयर पे इश्यू करेंगे, चाहे कोई भी प्राइस हो। तो उससे क्या कि फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक है। इंगेज एक्सटर्नल वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स को आप हायर करो, वो आपकी वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करेंगे। एंड कम्युनिकेट एंड एजुकेशन, कम्युनिकेट करो उनको, प्रोवाइड क्लियर कम्युनिकेशन, अच्छे से बताओ उनको कि ईसॉप्स क्या होते हैं, उनके बारे में प्रॉपर एजुकेशन दो उनको, उनके बारे में पूरा बताओ कि कैसे कैसे इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। उसके टैक्स लायबिलिटीज क्या बनेगी अगर आपको जब शेयर्स मिलेंगे, तो उसके बारे में, उनके रिस्क क्या हो सकते हैं, क्या पता 10 साल के बाद में, क्या पता 10 साल के बाद में कंपनी की जो शेयर्स का वैल्यू वो 100 रुपीज से गिर के 50 रुपए आ जाए, तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे उस टाइम पर। ठीक है। हालांकि वो ऑप्शन रहता है कि आपके पास में आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको 12 साल के बाद खरीदना है क्या। ये आपको एक ऑप्शन देता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आपके पास राइट है कि आप परचेज कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए तो जाने दो, नहीं चाहिए तो ठीक है, उसको छोड़ दो। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो बेसिकली आपको उसको पोटेंशियल रिस्क बताओ उनको कि रिस्क क्या हो सकता है, क्या पता शेयर का प्राइस 50 रुपए हो जाए 10 साल के बाद में, अभी 100 चल रहा है, क्या पता 10 साल के बाद वो 50 रुपए रह जाए, कंपनी ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है। टैक्सेशन के बारे में बताओ उनको एजुकेट करो। ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस करना उनको बताओ। तो ऑल दैट दिस इज पार्ट ऑफ ईसॉप इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अगर आप ईसॉप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो ये सब चीजों को आपको कंसिडर करना है। ईसॉप के सक्सेसफुल एग्जांपल्स गूगल, फ्लिपकार्ट, सेल्सफोर्स, तो ये उनके सक्सेसफुल एग्जांपल्स है। नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाउंडर्स। एज अ फाउंडर व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू टू कम अप विद एन ईसॉप। अगर मैं एक फाउंडर हूं कंपनी का, तो मैं अगर अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड देना चाहता हूं, तो मेरे को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके आप ईसॉप प्लान देना चालू करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका इनिशियल स्टेज से आपके पास में गुड टैलेंट होगा, आपके पास में गुड कमांड आएगी कि मेरे एम्प्लॉइज मेरे को आज से 5 साल 10 साल तक कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाले। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, आप उतना जल्दी अच्छे टैलेंट को आप अक्वायर कर पाओगे, अच्छे टैलेंट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, उनको रिटेन करके बैठ पाओगे। ठीक है। सो बेसिकली it allows founders to attract top talent from the outtest and foster a culture of ownership and commitment. ओनरशिप और कमिटमेंट रहता है उनके अंदर। जितना जल्दी आप उनको अक्वायर करोगे बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द ईसॉप, तो वो कमिटेड रहेंगे कि अच्छा मेरे को 5 साल तक तो कंपनी से हिलना ही नहीं है कहीं पे। ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी। एज अ फाउंडर यू शुड प्रॉपर्ली एंश्योर दैट जो भी आपके प्लान्स, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। चाहे आप ईसॉप दे रहे हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी डील कर रहे हो, यू शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद रिस्पेक्ट टू द जो आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ईसॉप के बारे में बताओ, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा ना हो कि आज आप बता रहे हो कि जो 10 साल तक काम करेंगे उनको मैं ईसॉप्स देने वाला हूँ। ठीक है। आपने ऐसा बोल दिया, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन अटैच्ड ये है कि 10 साल के बाद मेरा रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना, आपको अगर ये चीजें बताना चाहिए उनको कि भाई अगर आपको ईसॉप चाहिए तो आपको 10 साल रहना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन और है कि 10 साल के बाद मेरा अगर रेवेन्यू 1000 करोड़ का हुआ तो ही मैं आपको ईसॉप दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो आपको ये बात भी नहीं छुपानी, जितने भी कंडीशन है सारा खुला चिट्ठा खोल दो उनके सामने कि भाई ये कंडीशन है, अगर आप ये फुलफिल करोगे तो ही आपको ईसॉप मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सो दैट यू शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद देम, राइट। ठीक है।
वेस्टिंग शेड्यूल्स, पोटेंशियल रिस्क वगैरह के बारे में आप उनको पूरा का पूरा बताओ। रेगुलरली रिव्यू करो ईसॉप प्लान को कि क्या रिव्यू, क्या कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया तो क्या हमको ईसॉप पूल को कम करना चाहिए, क्या कोई नए टैलेंट को अक्वायर किया कि क्या हमको उसको और शेयर्स इश्यू करने चाहिए, क्या हमको हमारे एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया और बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, क्या हमको कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो वो आप उसको क्या करो, आप कंटिन्यूअसली रिव्यू करते जाओ कि बेसिकली रिव्यू एंड अपडेट द ईसॉप टू अलाइन विद द कंपनीज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ट्रैजेक्टरी के हिसाब से आप ग्रोथ के हिसाब से कंपनी के उसको आप रेगुलरली रिव्यू करो। एजुकेट करो एम्प्लॉइज को, बेनिफिट्स टैक्सेशन क्या होगा, ठीक है, उनको सपोर्ट करो। एम्प्लॉइज को बताओ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करो आप, टैक्सेशन के बारे में बताओ, रिस्क के बारे में बताओ आप, ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड देन सेलिब्रेट द सक्सेस। कैसे करोगे सेलिब्रेट? लास्ट में जब आप माइलस्टोन अचीव कर लेते हो तो इस ऑप्शन को दो और उनके साथ सेलिब्रेशन करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल के बाद आप बोल दोगे कि नहीं हम तो नहीं देंगे इस ऑप्शन। अगर आप दोगे ना तो आपकी कंपनी की बेइज्जती होगी, क्योंकि पूरा एग्रीमेंट वगैरह बना हुआ रहता है, पूरा लीगली सब काम होता है। तो कल को कोई कंपनी आपको कोई आके आपके ऊपर केस भी डाल सकता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपको सक्सेस भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली को फाउंडर एंड को फाउंडर एग्रीमेंट। एक को फाउंडर कौन होता है? को फाउंडर वो बंदा होता है जो मेरे साथ जो जिसके साथ मैं जुड़ के हमारा जो विजन है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उसके लिए जो हम लोग सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, हमारे जो प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, उस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए जो बंदा मेरा हेल्प कर रहा है उसको हम को फाउंडर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस रीड व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। Co-founder is an individual who with one or more other people इनिशिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है न्यू बिजनेस वेंचर और स्टार्टअप, जो कि नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट और एक स्टार्टअप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, वो क्या लेके आता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लेके आता है, एक्सपर्टीज लाता है, रिसोर्सेज लाता है, आइडियाज लेके आता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, रिसोर्सेज, आइडियाज, एक्सपर्टीज लेके आता है बिजनेस के अंदर अपने साथ में जब वो ज्वाइन करता है। और इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन अचीव करने के लिए वो मदद करता है, कंट्रीब्यूट करता है कंपनी को ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, a co-founder is indeed important for a startup. A co-founder is very important. Why he is very important? Shared vision and commitment. कॉमन गोल्स के लिए काम करने के लिए आप कभी डिमोटिवेट हो जाओगे तो आपको एक ऐसा फाउंडर चाहिए जो आपको मोटिवेट करे टाइम टू टाइम। ठीक है, कभी वो डिमोटिवेट होगा तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो शेयर्ड विजन, एक विजन होता है कि हम लोग को उस माइलस्टोन पे पहुंचना है, तो एक विजन शेयर्ड होता है कि वो भी उसके लिए काम कर रहा है, मैं भी उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो बोथ ऑफ अस शुड बी काइंड ऑफ शेयरिंग। वो तो पता है शेयरिंग विजन एंड वी आर कमिटेड टू अचीव दैट विजन। ठीक है, सेकंड इज डाइवर्स स्किल सेट्स। आपके अंदर कोई चीज की लैग हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा ना हो और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो। ठीक है, आपका बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स अच्छा हो लेकिन उनका बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स अच्छा ना हो, तो क्या होता है कि आपका बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों जुड़ करके एक क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा आउटकम लेके आ सकते हो मार्केट के अंदर। नहीं तो आप अगर एक सोल बंदे हो तो आप सब काम नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, आप अगर कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो, बिजनेस एनालिटिक्स कितना भी अच्छा आप कर लो, बिजनेस को एनालिसिस कर लो, बिजनेस के आप सारे इफ्स एंड बट्स सब जानते हो आप, लेकिन अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करना जानते हो देन दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो बेसिकली डाइवर्स स्किल सेट होता है, सबके पास अलग अलग स्किल्स होती है, तो वो सब कंबाइंड करके एक फोर्स के साथ में जुड़ते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन, सपोर्ट मिलता है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलता है, कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, टीम वर्क बनता है। अगर मैं किसी 10 बंदे को टीम वर्क बोले तो कोलैबोरेशन होता है। अगर मेरा किसी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, उसका एक्सपर्टीज है और उस फील्ड के अंदर वो लोगों को जानता है, एक्सपर्ट्स को जानता है, वहां पे इन्वेस्टर्स को जानता है, कस्टमर्स को जानता है, तो उससे बिजनेस का ग्रोथ के अंदर हेल्प मिलती है। रिस्क शेयरिंग, रिस्क भी शेयर्ड होती है। अगर कल को बिजनेस बंद हो गया तो दोनों एक साथ डूबोगे, एक जना नहीं डूबेगा। ठीक है, तो रिस्क शेयरिंग इज आल्सो देयर। को-फाउंडर्स कैन एलिवेट द प्रेशर एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। तो वो लोग अनसर्टेनिटीज जो रहती है एक बिजनेस स्टार्ट करने से, तो उसको भी ओवरकम कर पाते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, नेटवर्क एंड रिसोर्सेज, वही फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग सबके अलग अलग नेटवर्क रहते हैं। कोई अच्छे बैकग्राउंड से हो सकता है, तो कोई बहुत मतलब ऐसे बैकग्राउंड से होगा जहाँ पे वर्कर्स, लेबर्स, स्टूडेंट्स वगैरह जो मतलब आपके बिजनेस के अंदर कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो लोग को नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क आता है, इससे रिसोर्सेज आता है। तो क्या क्या होता है, इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट मिलते हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं, नेटवर्क, कनेक्शन, रिसोर्सेज, सब सारी की सारी चीजें आ जाती है, विच अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है, कंटिन्यूटी, लीडरशिप एंड सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प होती है। ठीक है, कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपके बजाय अगर एक फाउंडर है, कल को आपको कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो एक बंदा है तो आपको बिजनेस को हेल्प करने के लिए बैठा है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहता है। ठीक है,
कंटिन्यूटी लीडरशिप स्किल्स रहती है, ऑल दैट इज देयर, लॉक इन पीरियड होता है। तो फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ स्टार्टअप लाइफ आर एसेंशियल। Formative years of the startup life are essential for the success of the startup. The co-founder might decide to leave the startup in these years, and it will cause a hindrance in the initial growth period of the company. This clause functions as protection, which under which co-founders are restricted from selling their investments or terminating the agreement. तो जब आप co-founder के साथ agreement करते हो ना, तो उसको आप बांध के रख सकते हो कि भाई तू जाएगा नहीं छोड़ के मेरे को, अगर गया ना तो तेरे को इतना इतना लाख का पेनल्टी डालूंगा, मैं इतने करोड़ का पेनल्टी डालूंगा। तो वो एक लॉक इन पीरियड रहता है कि हम लोग को इतने साल के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करना है एक साथ में। तो वो भी आप co-founder agreement के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है। so sorry। चेकलिस्ट फॉर co-founder agreement, फॉर फाउंडर्स एग्रीमेंट। फाउंडर की एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होती है? सबसे पहले क्वेश्चंस अबाउट, जब आप फाउंडर का एग्रीमेंट बना रहे हो, को फाउंडर्स का एग्रीमेंट बना रहे हो, तो ये जितने भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट 3, 4, ये 4 पॉइंट्स दे रखे, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देख रखे, तो ये आपको एक एग्रीमेंट के अंदर तो होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ ईच को फाउंडर, सीईओ, सीएफओ हो या फिर सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो या फिर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो क्या भाई, आपका रोल क्या है बिजनेस के अंदर। ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस रोल से रिलेटेड, वो भी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है। हैव यू क्रिएटेड लिमिट्स फॉर द रोल्स, क्या आपके रोल की कोई लिमिट भी है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि एक आप सीईओ हो लेकिन आप सीएफओ का भी काम कर रहे हो, एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट कि ये व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड, ये वाली चीजें, 4 चीजें होनी चाहिए। टाइटल क्या है आपका, आपकी लिमिट है कि नहीं उस टाइटल की, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस टाइटल से रिलेटेड, और अगर क्या आप अलाउ करते हो चेंज इन फाउंडर्स रोल, मतलब फाउंडर्स के रोल में अगर चेंजेस अगर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या आप उसको, हाउ डू यू डील विद दैट दोस काइंड ऑफ चेंजेस। सो हाउ विल यू अलाउ फॉर चेंज एज फाउंडर्स रोल चेंज ओवर द टाइम, फाउंडर का रोल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करने वाले हो। सो दैट शुड बी देयर इन द एग्रीमेंट। राइट्स एंड रिवॉर्ड्स, राइट्स एंड रिवॉर्ड मतलब किसका कितना राइट है, किसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, उससे रिलेटेड है। तो हु विल डिसाइड व्हाट, राइट है मेरा, डिसाइड मेरा राइट है कि आई विल डिसाइड एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग। ठीक है। तो वो मेरा राइट है, दैट इज एक्सक्लूसिव टू मी। ठीक है। तो हु विल डिसाइड व्हाट, दैट शुड बी वेरी क्लियर। देन व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द डिसीजन मेकिंग, कितने टाइम के अंदर क्या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं उसके बारे में बात करता है। हैंडल डेडलॉक को आप कैसे हैंडल करने वाले हो, कहीं पे आप स्टक हो गए तो हाउ विल यू गेट आउट ऑफ दैट देयर, तो वो भी एक आपको उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना चाहिए। एंड बाय व्हाट मेथड विल यू रीच कॉन्शियस consensus when making important decisions, मतलब कैसे मेथड्स के थ्रू आप मतलब गलत डिसीजंस को भी सही डिसीजंस में लेके आ सकते हो। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस को आप कैसे टैकल कर सकते हो, ये वाले पॉइंट्स एक बार पढ़ लेना, यू विल बी एबल टू एक बार आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि कंटिजेंसी है, अभी जैसे राइट्स के अंदर अपन बात करते हैं कि हाउ विल यू अलोकेट इक्विटी, कितना किसको अलोकेट है इक्विटी, कैसे अलोकेट करेंगे। ठीक है। अब बोर्ड के ऊपर किसका राइट है, हु हैज द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का राइट, देन हु रिप्रेजेंट्स द कंपनी का बोर्ड, बोर्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है। देन दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट will founders who don't have board representation receive observer right, मतलब जिसके पास में बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं है, मतलब वो बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्या उसके पास ऑब्जर्वर का राइट होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आप उसको मतलब अग्रीमेंट के थ्रू आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है। डिड यू सेपरेट इक्विटी फ्रॉम डिसीजन राइट्स, मतलब कई बार क्या होता है कि एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि although you are holding let's say 55% in the company, I am holding 45% in the company, तो क्या हमने राइट्स और डिसीजन मेकिंग को, हमने डिसीजन मेकिंग को हमने सेग्रीगेट किया कि नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 55% राइट है, तो मेरे पास मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ सोल एंड होल, मेरे को किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये भी देखना है कि क्या हमने एक अग्रीमेंट के थ्रू ये भी एस्टैब्लिश किया है कि हालांकि मैं 55 होल्ड करता हूँ लेकिन डिसीजन मेकिंग में दोनों का कंसेंट चाहिए होगा, तो क्या हमने उस तरीके के क्लॉजेस भी हमारे एग्रीमेंट के अंदर डाले कि नहीं डाले। नहीं तो कल को फाउंडर तो अपन दोनों है साथ में, मैं थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज लाया, मेरा थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टीज था, तो मेरे को 55% मिल गया, ठीक है, आपको 45% ही मिला, तो कल को ऐसा ना हो कि सारे के सारे डिसीजंस वही लेना चालू कर दो, आपको कुछ राइट ही नहीं है, हालांकि आप को फाउंडर हो, आपने भी सारा मेहनत किया है, लेकिन कल को आपका राइट चला गया, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो उस केस के अंदर भी अपने को क्या करना है कि हमको देखना है कि क्या हम लोग इक्विटी राइट्स को और डिसीजन के राइट्स को सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल वेरी वेल। नाउ कंटिजेंसीज के बारे में कि कंटिजेंसी क्या होगा, माइलस्टोन कैसे अचीव करने वाले हैं, इंक्लूड टाइम बेस्ड माइलस्टोन, वेस्टिंग टर्म्स क्या होने वाले हैं, ठीक है, व्हाट क्या होगा अगर फाउंडर छोड़ के चला गया तो, ठीक है, इफ फाउंडर लीव्स डू अदर फाउंडर्स हैव द राइट टू बाय अनवेस्टेड शेयर्स, मतलब अगर कोई फाउंडर चला गया, जैसे कि 5000 शेयर वाला अपना एग्जांपल था ना कि 5 साल के बाद वो बंदा छोड़ के चला गया,
तो क्या वो 5,000 शेयर्स फोरफिट करेंगे? और अगर फोरफिट कर लिए तो क्या हमारे जो अदर फाउंडर्स हैं उनके पास में राइट रहेगा कि उन 5,000 शेयर्स को परचेज करने का? सो फाउंडर्स हैव द राइट टू बाय अनवेस्टेड शेयर्स। जो 5,000 शेयर्स बाकी है, जो 5,000 शेयर, तो क्या हम उसको खरीद सकते हैं क्या? तो ऑल दैट, so that is basically the part of your, co-founder agreement. Now, questions about commitments. Commitment with respect to what? Commitment with respect to giving proper time. Commitment with respect to providing with the funds that the business needed. Commitment with respect to providing coming up. मैंने कमिटमेंट दिया कि मैं इन्वेस्टर्स को लेके आऊंगा बिजनेस के अंदर, तो क्या इन्वेस्टर्स आ रहे हैं क्या बिजनेस के अंदर? क्लाइंट्स लेके आऊंगा तो क्या क्लाइंट्स लेके आ रहे हो क्या? तो ऑल दैट, यू शुड बी प्रोवाइडिंग इट. कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, डिड यू इंक्लूड आईपी प्रोविजंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोविजंस आपने उसमें डाले कि नहीं डाले? ठीक है. देन विल फाउंडर शेयर नेटवर्क एंड कनेक्शंस. नेटवर्क कनेक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे? नेटवर्क कनेक्शन बोले तो क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, वही सारी चीजें आ गई. ठीक है. डिड यू रिकॉर्ड एनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ए फाउंडर एंड टर्म्स ऑफ इट्स यूजेस? मतलब क्या कोई फाउंडर आया तो उसने कोई कैपिटल लेके आया बिजनेस में, तो उसको कैपिटल को अपन ने कैसे रिकॉर्ड किया है बिजनेस के अंदर, और उसके यूसेस क्या होने वाले हैं? कि क्या हम उसको जनरल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, या फिर हम लोग और कोई एक्सपेंशन करने के लिए यूज करेंगे, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करेंगे? तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? तो ऑल दैट शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर बेसिकली क्रॉस फाउंडर्स के अग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए. ठीक है. अब when you are drafting a co-founders agreement, then a comprehensive list of areas covered in co-founders agreement are as under. जैसे co-founder का agreement बेसिकली जो ऊपर सारी चीजें थी ना, वो एक agreement के थ्रू एस्टेब्लिश होती है कि भाई हम लोग co-founders है तो हमारा ये राइट्स है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा ये रिस्क होने वाला है, हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमारा बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा. तो ऑल दैट दिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर वेस्टिंग को-फाउंडर अग्रीमेंट. लेकिन को-फाउंडर अग्रीमेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट की, मतलब ये चीजें तो होनी चाहिए वहां पे. क्या क्या है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस. आपका बिजनेस क्या है, आपका नाम क्या है स्टार्टअप का, और पर्पस क्या है इस अग्रीमेंट का. सो दैट इज बेसिकली द इंट्रो पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. किस बंदे की क्या ड्यूटीज है, किसका क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, कौन सा एरिया कौन सा बंदा संभालेगा. ठीक है. किसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहेगी, वो सारी की सारी आपको उसके अंदर एस्टेब्लिश करनी है. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इक्विटी ओनरशिप. किसका कितना स्टेक है बिजनेस के अंदर? मेरा 55 है, आपका 45% ऑफ द इक्विटी ओनरशिप किसका कितना, वो आपको उसमें बताना पड़ेगा. अगर अपन ने कोई इक्विटी वेस्टिंग वाला दिया है, मतलब कोई शेयर्स अपन ने ईसॉप के फॉर्म में दिए हैं, फाउंडर्स को भी दे सकते हैं, तो क्या वो जो फाउंडर वो ईसॉप के फॉर्म में है, तो उसके अंदर वेस्टिंग शेड्यूल्स वगैरह वो सब अपन ने उसमें प्रॉपर्ली उसमें बताया कि नहीं है? रेस्ट्रिक्शंस, ट्रांसफरेबिलिटी बताइए कि नहीं बताइए. देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन. स्पेसिफाइंग द टाइमिंग, अमाउंट, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू मीट ऑब्लिगेशन. मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, किस टाइम पे किया था, ठीक है, किस फॉर्म में किया था. तो ऑल दैट इज टू बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर अग्रीमेंट. डिसीजन मेकिंग. प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट. कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए. ठीक है. डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस. कि किसके पास में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग राइट्स है, कि क्या सारे के सारे फाउंडर्स के पास में, जितने भी को फाउंडर्स के कलेक्टिवली उनका डिसीजन चाहिए कि 2-3 जने भी अगर वोट कर दिए तो वो हो जाएगा ऐसा. तो ऑल दैट शुड बी देयर इन योर अग्रीमेंट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. एड्रेस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ठीक है. स्पेसिफाई एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज, ट्रांसफर, लाइसेंसिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ऐसा ना हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन, मतलब एक सपोज कीजिए 5 बिजनेस के अंदर को फाउंडर्स है, और कल को एक को फाउंडर आया और बोलता है कि नहीं मैं तो अपना अलग बिजनेस, इसके अलावा मैं एक अपना अलग से बिजनेस कर रहा हूँ इन द सेम नेम. तो ठीक है, सेम ट्रेडमार्क, ठीक है, सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज में अलग से लॉन्च कर रहा हूँ. तो इससे क्या होगा कि हालांकि वो भी फाउंडर है तो उसको भी राइट है, वो कर सकता है, लेकिन आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस के नाम पे है, ये हमारा जो है, यू आर एन इंडिविजुअल अलोन, और हमारा जो बिजनेस है वो अलोन है, अलग है. ठीक है. वो हम लोग 5 जने मिलकर कर रहे हैं. सो यू कांट डू दैट. तो आपको उसको स्टॉप करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपको एक रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो कि आप उसको यूज नहीं कर सकते. या फिर सपोज कीजिए कोई फाउंडर छोड़ के चला गया बीच में, तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शन डालो कि भाई तो छोड़ के जाएगा, उसके 5 साल तक सेम बिजनेस में काम नहीं कर सकता. तो ऐसा आप अग्रीमेंट के अंदर डाल दो, ताकि अगर कल को मेरे को लगे कि भाई अगर मेरे को मन कर रहा है कि मैं बिजनेस छोड़ के अपना खुद का चालू कर लूं सेम बिजनेस, तो उस केस के अंदर मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि मैं नहीं स्टार्ट कर सकता. ठीक है. ये रियल लाइफ में होता है एक्चुअल में. नहीं तो क्या होगा, कल को अगर आप मान लो 5 जने बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मेरे को लगा कि यार बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और मेरे को पूरा बिजनेस समझ में आ गया कैसे कैसे करना है, मैं अलग से अपना धंधा स्टार्ट कर सकता हूँ ताकि इनको कंपटीशन दे सकूं. इससे क्या होगा, 5 जनों ने मिलकर बिजनेस को बनाया था, लेकिन अब आप अकेले होकर के अलग बिजनेस करना चाहते हो, तो इससे उन जो 4 जने बंदे हैं उनका तो नुकसान हो गया ना. तो इन दैट केस व्हाट
व्हाट उससे क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा कि अब उसको तो आपको तो लॉस हो गया, जो 5 जने मिलकर जो बाकी जो को-फाउंडर्स हैं उनको लॉस हो गया। तो वो लोग रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि आप सेम टाइप ऑफ बिज़नेस में कम्पीट नहीं कर सकते। आपको मतलब रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि आप सेम बिज़नेस के अंदर कम्पीट नहीं कर पाओगे। सो दोज़ आर द थिंग्स, मतलब ऐसे एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह डालते हैं कि आप सेम बिज़नेस में कम्पीट नहीं करोगे। तो एक्चुअल में होता है को-फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है? देन कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन डिस्क्लोजर। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कोई भी बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन किसी को भी आप शेयर नहीं करोगे। जब आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे या फिर आप जा चुके होंगे तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी का आएगा कि आपको फर्म का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है। नॉन डिस्क्लोजर, आप डिस्क्लोज भी नहीं करोगे किसी को भी कि ये मेरा क्लाइंट है कि या वो मेरा है। तो वो आपको वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी है, ठीक है ना? नॉन कम्पीट एंड नॉन सॉलिसिटेशन। नॉन कम्पीट मतलब सेम बिजनेस में आप नहीं कम्पीट करोगे। अगर आप बिजनेस छोड़ के भी जाते हो तो आप एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक आप सेम बिजनेस में काम नहीं कर सकते। एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक आप किसी भी कस्टमर सप्लायर के साथ सर्व नहीं कर सकते। तो ऑल दोस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट टुगेदर। So specify any restrictions on the ability of the co-founder to engage in the competitive activities, engage in the competing activities or soliciting employees, customers or suppliers. तो वो आप restriction डाल सकते हो। Terms and termination, टर्म करो कि ये अग्रीमेंट कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल। तो वो आप उसको टर्म डिफाइन करो। और टर्मिनेशन कि किस इवेंट के अंदर ये को फाउंडर का अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? सो दैट आल्सो शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर को फाउंडर एग्रीमेंट। तो जैसे कि भी पार्टनरशिप फर्म है तो इन व्हाट सिनेरियोस द पार्टनरशिप फर्म वुड बी डिसॉल्व, तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन करो कि कितने साल के लिए बनाई है। और अगर मान लो कोई आपने पर्पस अचीव कर लिया कि हमको तो ना मतलब जैसे कोई हमको कोई सोशल चेंजेस लेके आने थे और लेट्स से हमको कोई 1 करोड़ पेड़ लगाने हैं इंडिया के अंदर, तो उसके लिए हम लोग स्टार्टअप चालू कर दिया। जिस दिन 1 करोड़ पेड़ लग जाएंगे तो हमको स्टार्टअप को बंद करना पड़ेगा। तो उसका टर्मिनेशन कैसे होगा, तो उसके बारे में भी आप उसको बताओ, ठीक है? सक्सेशन प्लानिंग किस आगे हमारे बाद में क्या होगा, अगर कल को किसी भी फाउंडर को कुछ हो जाता तो उसके बाद में उसके उसकी जो ओनरशिप स्टेक होगा तो उसका क्या होगा। तो दैट इज इन द इवेंट ऑफ डिपार्चर, रिटायरमेंट और एनी अदर चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस, प्लान क्या रहेगा, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो वो लोग ले सकते हैं एज पर द को फाउंडर एग्रीमेंट। गवर्निंग लॉज एंड रेगुलेशंस, आप देखोगे कोई भी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट भी होता है ना, तो वहां पे नीचे दिया हुआ रहता है कि दिस रेंट एग्रीमेंट इज एज पर दिस फलाना ढमकाना एक्ट, ठीक है? तो वो हर एक्ट और लॉज एंड रेगुलेशन सबके अंदर रहते हैं, हर एग्रीमेंट के अंदर रहता है कि कौन से एक्ट और लॉज के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है तो कहाँ पे जाके उसको सेटल डाउन होना है। तो वो सारी बेसिकली स्पेसिफाई जुरिस्डिक्शन हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं कि अगर कल को कोई कोर्ट केस हो जाता है तो कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर जाकर के वो मतलब वो सेटल डाउन होगा। तो ऑल दैट इज बेसिकली गवर्निंग लॉज एंड जुरिस्डिक्शन होता है। मिसलेनियस प्रोविजंस, इंडेमनिफिकेशन होता है, ठीक है? इंश्योरेंस, असाइनमेंट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ऑल दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर को-फाउंडर्स एग्रीमेंट, राइट? इसके अलावा कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं तो इनका भी रेफरेंस आप लोग देख सकते हो, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मतलब हालांकि सब कुछ इंटरेस्टिंग ही था लेकिन ये थोड़ा ऐसा है कि जो हम लोग फ्रिक्वेंटली सुनते हैं लेकिन अपने को नहीं मालूम होता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? सो फ्रॉम रियल लाइफ पर्सपेक्टिव अपन लोग अब तक सुनते आए थे तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है और इनका प्रोसीजर क्या रहता है, वो भी थोड़ा सा एक लुक देख लेंगे कि क्या क्या कैसे रहता है, ठीक है? नाउ registering intellectual property rights, that is basically IPs। IPs में क्या क्या आता है, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। नाउ what are these? A patent, trademark and copyright are crucial for startup, provide legal protection for their intellectual property assets। आप देखोगे जब कोई भी नया इन्वेंशन होता है, ठीक है ना? जैसे कोई भी अभी जैसे मैं लिवाइस का ही पेन कर रखा हूं मैंने अभी, ठीक है? तो इसके अंदर यहाँ पे आर लिखा हुआ रजिस्टर्ड, ठीक है? तो इस आर का मतलब क्या है? इसका आर का मतलब रजिस्टर्ड, मतलब ये ट्रेडमार्क है। लिवाइस करके ट्रेडमार्क विच इज रजिस्टर्ड विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। मतलब कोई भी व्यक्ति सेम नाम से क्या नहीं कर सकता, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं ला सकता, अपने प्रोडक्ट नहीं ला सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब अब सी फाइनल लेवल्स पे तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो कल को कोई भी एक अनब्रांडेड उस पे वो चिपका देंगे कि लिवाइस का लोगो और बोलेंगे कि नहीं ये तो ना लिवाइस का है और आप इसको परचेज कर लीजिए। तो एक ब्रांड की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कल को क्या होगा, नहीं तो मैं एक खराब प्रोडक्ट बना दूंगा, खराब हुडी बना दूंगा और उसके ऊपर लिवाइस का छापा लगा दूंगा कि अच्छा ये लिवाइस का हुडी है, और अल्टीमेटली अगर वो खराब हो गया तो मेरा मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे आईपी को, हमारे हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं हमको, ठीक है? वो हमको परचेज करने पड़ते हैं। और क्या होता है, अब इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया और ट्रेडमार्क हो गया। पेटेंट कब मिलता है? पेटेंट इज ग्रांटेड टू द इन्वेंटर्स फॉर देयर इनोवेशन। अगर आपने कोई नया इनोवेशन किया है, अगर आपने कोई नया इन्वेंशन किया है
तो उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। 1880s के अंदर जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उस टाइम पे वो फर्स्ट इन्वेंटर थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। उस टाइम पे ऐसा कोई आविष्कार था ही नहीं इंडिया के अंदर, नॉट इवन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी ऐसा आविष्कार नहीं था। तो क्योंकि उन्होंने वो आविष्कार किया, तो क्या उनके पास ऐसा उनका हक नहीं बनता कि उन्होंने इतनी मेहनत करके एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट लेके आया, तो उनका हक नहीं बनता कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अगर अगर वो बल्ब लेके आए, तो कल को कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा, वो उनके जैसा बल्ब बनाना चालू कर देगा, तो उनका बेचारे का मेहनत चला गया, वेस्ट हो गया। तो इसीलिए नए इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको पेटेंट ग्रांट करते हैं, ठीक है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको हम लोग पेटेंट ग्रांट करते हैं, ताकि कोई दूसरा बंदा उसका मिसयूज ना कर सके, कोई दूसरा बंदा हमारे किए गई मेहनत के ऊपर उसका क्रेडिट दूसरा ना ले जा सके, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इन्वेंशन जो करते हैं, उसके लिए हमको क्या ग्रांट होता है, पेटेंट ग्रांट होता है, ठीक है। सो यू आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो इट इज ग्रांटेड टू द इन्वेंटर्स फॉर देयर इनोवेशन। कोई नया इनोवेशन हम लोग करते हैं ना जब, तो उन इनोवेशन को, इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इनोवेटर्स को उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या करते हैं, पेटेंट ग्रांट किया जाता है। प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन फॉर अ लिमिटेड पर्पस, यूजुअली 20 years फ्रॉम द फाइलिंग डेट। मतलब पेटेंट आपको कितने पीरियड के लिए ग्रांट होता है, पेटीएम इज ग्रांटेड फॉर यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years, मतलब लगभग 20 साल के लिए आपको पेटेंट ग्रांट होता है। मतलब 20 साल तक आपकी प्रोडक्ट का कोई भी यूज नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। अगर आपने परमिशन दी थी तो फिर आप करवा सकते हो यूज, अदरवाइज परमिशन, आपके परमिशन के बिना कोई इसको यूज में नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, थॉमस एडिसन पेटेंटेड द लाइट बल्ब इन 1880s, गिविंग हिम एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल लाइट बल्ब फॉर 20 years, thus allowing him to make profit from his invention। तो इससे अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेटेंट के बारे में। अब कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एनी पब्लिकेशन। अगर कोई आप जैसे कोई सॉन्ग लिखा आपने, ठीक है, वो गाना एक आविष्कार हो चुका है पहले, लेकिन उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स लेके आ रहे हो। आपने एक बुक लिखी, ठीक है, अब जैसा मेरा ये बुक है, इस पे मैं मेरा कॉपीराइट ले सकता हूँ, मैं लूंगा कॉपीराइट, क्योंकि क्या पता इस बुक को कोई मिसयूज कर सकता है। मैंने इतनी मेहनत की है, इतने वर्ड्स को हाईलाइटेड किया, अच्छे से डिजाइन किया, पूरा बुक को मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया। तो इस बुक को बचाने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए मेरे को कॉपीराइट मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन था पेपर, जब जिसने पेपर बनाया तो वो एक इन्वेंशन था। नाउ इन पेपर के ऊपर हम लोग बुक्स बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। कॉपीराइट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टिंग व्हाट, कोई भी म्यूजिक वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई लिटरेचर, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल क्रिएशंस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनका कोई रिप्रोड्यूस ना कर पाए, इनको कोई मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, इनको कोई डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। कल को मेरी बुक को मार्केट में अगर मैं लेट्स से 1000 रुपीज पे सेल कर रहा हूँ, कल को ये बुक्स को कोई प्रिंट करवा के कम कॉस्ट पे बेचने लग जाएगा, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो फॉर दैट पर्पस एक्सक्लूसिव राइट, इसमें क्या होता है कि कॉपीराइट से मेरे पास एक एक्सक्लूसिव राइट रहता है कि आई हैव द राइट टू रिप्रोड्यूस द बुक्स, आई हैव द राइट टू रिप्रोड्यूस द सॉन्ग, आई हैव द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉन्ग्स एंड द बुक्स, आई हैव द राइट टू डिस्प्ले द सॉन्ग्स एंड द बुक्स। तो मेरे पास सारा का सारा राइट मेरे पास में रहता है, ताकि मेरे इन्वेंशन, मैंने जो मेहनत की है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका बेनिफिट कोई दूसरा ना ले सके। आप देखोगे ना, सी लिखा रहता है, सी के अंदर ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर पूरा ऐसा सर्कल बना रहता है, बीच में सी लिखा रहता है, मतलब उस चीज से रिलेटेड कोई कॉपीराइट बना है। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, आईसीआई मॉड्यूल भी, वहां पे आपको सी लिखा आएगा, ऊपर सी और ऊपर ऐसा लिखा रहता है, आपको एक गोल सर्कल बना रहता है, उसके बीच में सी लिखा हुआ रहता है। सो दैट इज बेसिकली कॉपीराइट इज ग्रांटेड, ठीक है। एंड इट इज फॉर हाउ मच पीरियड, इट इज बेसिकली द क्रिएटर का लाइफ, मतलब जिसने वो बनाया है उसका लाइफ प्लस 70 years का और टाइम मिलता है उसके ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। तो मतलब कॉपीराइट का टाइम पीरियड कितना हो गया, लेट्स से आई लिव फॉर 80 years, ठीक है, मेरा जो उम्र होगा वो 80 साल का होगा, तो 80 प्लस 70 more years आफ्टर माय डेथ, दिस वुड बी प्रोटेक्टेड इन माय नेम, मेरे नाम के लिए इसको प्रोटेक्ट करके रिजर्व करके रखा जाएगा। तो जेके रोलिंग होल्ड्स द कॉपीराइट फॉर द हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर सीरीज हमने सब ने देखी होगी बचपन में, अभी भी देखते होंगे कई कई तो उसके अंदर इट होल्ड्स द कॉपीराइट टू द हैरी पॉटर सीरीज, व्हिच मींस शी हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश एंड सेल द बुक्स, मूवीज एंड मर्केंटाइज रिलेटेड टू द फ्रेंचाइजी। मतलब जितने भी फ्रेंचाइजीज, मूवीज, बुक्स जो भी है, वो सारा का सारा राइट किसके पास में, वो सारा का सारा राइट है जिनके पास में, जेके रोलिंग के पास में। Now, third one, trademark. Trademark is to protect some.
ब्रांड, सम लोगो, लोगो को प्रोटेक्ट करने के लिए लिवाइस है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिलता है? ट्रेडमार्क मिलता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिलता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क इज रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोस ऑफ अनदर। मतलब एक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज से डिफरेंशिएट करने के लिए कॉपीराइट ट्रेडमार्क ग्रांट किया जाता है। मतलब क्या होता है कि अभी कोई प्रोडक्ट हो गया, बुक वगैरह में आर्टी, उनके सब में केस में तो कॉपीराइट मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है कोई खाने की चीजें हो गई उनके से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेडमार्क मिलता है कोई भी प्रोडक्ट हो गया, पहनने के कपड़े हो गए, उन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी अपने को अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो उनको हमको क्या चाहिए? हमको ट्रेडमार्क मिलता है, ठीक है। एक ब्रांड हो गई, जितनी भी ब्रांड्स है, गूगल एक ब्रांड है, गूगल एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, एप्पल एक ट्रेडमार्क है, जियो एक ट्रेडमार्क है, रिलायंस एक ट्रेडमार्क है, ये जितने भी बड़े बड़े नाम से वो लोग सब उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा उसका मिसयूज ना कर सके, उस नाम से किसी को भी मतलब ठग ना, किसी के हाथ में भी ठगी ना कर सके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रेडमार्क ग्रांट किया जाता है। इट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है ब्रांड के नेम को, लोगों को, स्लोगन्स को, सिंबल्स को। तो मतलब आप देखोगे ना, कई बार सिंबल्स रहते हैं उसके ऊपर आर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कई बार सिंबल्स के ऊपर टीएम लिखा हुआ रहता है, कई बार स्लोगन्स जो होते हैं, कई कंपनियों के स्लोगन्स रहते हैं उनके ऊपर टीएम लिखा रहता है, आर लिखा रहता है, तो वो स्लोगन्स को, नाम को, लोगो को, ब्रांड की इमेज तक को भी ट्रेडमार्क के अंदर कवर करते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाइकी का एग्जांपल हो गया, मैकडोनल्ड्स का हो गया, आप कहीं भी देख लेना, जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, आर या टीएम तो लिखा रहेगा उनके ऊपर, ठीक है। नाउ हाउ टू रजिस्टर फॉर पेटेंट्स इन इंडिया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अपने पेटेंट की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करना है कि क्या, अगर हाउ टू रजिस्टर फॉर पेटेंट्स, खाली पेटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। पेटेंट्स मतलब कोई नया इन्वेंशन अगर आप कर रहे हो तो उसको अगर आपको बचा के रखना है ताकि आप उसको सेल करके प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर सको, प्रॉफिटेबल बन सको, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो पेटेंट मिलने की क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले डिटरमाइन करो पेटेंट की एलिजिबिलिटी, डिटरमाइन करो कि क्या आपने जो इन्वेंशन किया है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। पता चले कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट का ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका था और आपको तो मालूम ही नहीं था और उसके ऊपर ऑलरेडी पेटेंट ले चुके हैं, तो आप सबसे पहले तो एक है क्या, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू इवेल्युएट वेदर द इन्वेंशन जो आप कर रहे हो बिफोर अप्लाइंग फॉर द पेटेंट, इट्स क्रूशियल टू एंश्योर दैट द इन्वेंशन मीट्स द क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। मतलब क्या वो सच में आपका इन्वेंशन है कि नहीं है, तो उसको सबसे पहले आप डिटरमाइन करो आप, ठीक है। कंडक्ट करो पेटेंट के बारे में, रिसर्च कंडक्ट करो, वेरीफाई करो कि आपका पेटेंट यूनिक है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी किसी ने पेटेंट बना के रखा, तो इट्स नॉट नॉट लाइक कि ऑलरेडी किसी ने पेटेंट कर लिया तो आपको फिर से पेटेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बी वेरी वेरी क्लियर विद दैट। प्रिपेयर पेटेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है, डिस्क्राइबिंग योर इन्वेंशन इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म। आपका जो इन्वेंशन है उसको एक अच्छे तरीके से आप उसको कन्विंस, मैसेज के रूप में आप उसको कन्विंस करो, मैसेज के रूप में आप उसको प्रेजेंट करो, ताकि क्या हो, ताकि बेसिकली ऐसा पता चले कि भाई आपका जो पेटेंट है उसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि जिसके पास में आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हो वो आपका पेटेंट का प्रॉपर्ली रिव्यू कर सके। उसमें आप क्या डाल सकते हो? उसमें आप ड्राइंग्स डाल सकते हो अपने पेटेंट के बारे में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डायग्राम्स डाल सकते हो, और एनी तरीके का विजुअल एड्स डाल सकते हो, कोई फोटो डाल दिया, कोई इमेज डाल दिया अपने प्रोडक्ट का, सर्विसेज का। तो उस इन्वेंशन को बचा के रखने के लिए आपको उसको एक अच्छे से एप्लीकेशन बना के आपको देना पड़ेगा। अब किसको दोगे आप एप्लीकेशन? एप्लीकेशन आपको देना इंडियन पेटेंट ऑफिस को। अपन ने पढ़ा था आईपीओ के बारे में, पढ़ा था इंडियन पेटेंट ऑफिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आईपीओ को दो, आइदर वेबसाइट के थ्रू आप सबमिट कर सकते हो या फिर जाके उनको हाथ से दे दो कि सर ये मेरा पेटेंट एप्लीकेशन है, आप उसको अप्रूव करना है। ऐसे ही बोलोगे ना आप तो जाकर के, हालांकि वो अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे वो उनके हाथ में, लेकिन आप या तो उनके हैंड डिलीवरी कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ अब क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन डाल दोगे ना उसके बाद में उसका एग्जामिनेशन होगा। अगर एग्जामिनेशन के अंदर आपका पेटेंट जो आप बोल रहे हो कि हमारा नया इन्वेंशन है, अगर वो जेन्युइनली नया है, उसका कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, तो फिर वो क्या करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे और आपके जो पेटेंट के जो आपका जो नया प्रोडक्ट जो सर्विसेज जो इन्वेंशन है उसको वो लोग पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इट वुड बी अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इन द इंडियन पेटेंट जनरल। इंडियन पेटेंट जो जनरल होता है, जर्नल निकलता है, उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे, उसको आपके पेटेंट को पब्लिश करेंगे कि भाई ये पेटेंट हमने इनको ग्रांट किया है, और ना कोई दूसरा बंदा मत आना ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस लेके कि भाई ये हमारा इन्वेंशन है और हम लोग ना क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई भी इसको हमको भी आप पेटेंट ग्रांट कर दो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन और पब्लिकेशन करेंगे उसका। नाउ अगर क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन के लिए उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर हमारा ये पेटेंट है, आप इसको प्लीज एग्जामिन कर लीजिए। लेकिन मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज
आप खाली उनको एप्लीकेशन दे देते हो और एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट करना भूल जाते हो। तो आपको एक अलग से सेपरेट रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? और उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, मतलब एप्लीकेशन देने के स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में आप उनको एक रिक्वेस्ट करो कि सर आप हमारे पेटेंट को आप एग्जामिन कर लीजिए एक बार। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, अगर कोई इश्यू हुआ, अगर कोई इश्यू हुआ, कोई ऑब्जेक्शन हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ, कोई डेफिशिएंसी अगर आइडेंटिफाई हुई, तो आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी और आपको प्रॉम्प्टली उसको एड्रेस करना पड़ेगा। नाउ ये सब कंप्लीट हो गया, कोई भी एग्जामिनेशन में कोई इश्यू नहीं आया, सब कुछ एकदम सेटल डाउन हो गया, सब कुछ बढ़िया था, तो आपको ग्रांट कर देंगे पेटेंट। कितने साल के लिए ग्रांट करेंगे? 20 years तक के लिए आपको पेटेंट ग्रांट होता है, ठीक है? इट इज टिपिकली फॉर 20 years ऑन द फाइलिंग डेट। नाउ मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल। अब आपको कंटिन्यूअसली पेटेंट को मेंटेन करने के लिए, उसको रिन्यूअल करने के लिए आपको फी पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो पेटेंट है उसको वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको वो लोग फेल, अगर आप फेल हो गए मतलब पे करने में आपकी फीस को, तो आपका पेटेंट लैप्स हो सकता है, आप उसका लूज कर सकते हो उसका व्हाट प्रोटेक्टिव राइट्स। पेटेंट से जो भी आपको प्रोटेक्टिव राइट्स मिले ना, वो भी आपके हाथ से चले जा सकते हैं। तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली आप उसका पेमेंट करते जाओ और उसको आप एनफोर्स करो। मतलब अगर कोई भी मार्केट में दिखे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, मतलब सेम टू सेम बोलता है कि नहीं हमने बनाया है, इसका इन्वेंशन हमने किया है, और वो उसको सेल कर रहा है, तो आप उसके ऊपर एनफोर्स करो अपने राइट को। उसको बोलो भाई बंद कर दे, नहीं तो तेरे ऊपर केस डाल दूंगा, ठीक है? तो अपने राइट को आप इन्फोर्स करो, और क्या अपने अपने जो प्रोडक्ट आपने जो बनाया इनोवेटिव प्रोडक्ट उसको आप प्रोटेक्ट करो, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 13। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने अलग दोस्त सारे दोस्तों को भी बता देना अगर अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट हो, you drop me a text, I will try to respond to you very soon. Okay, all the best, thank you so much. Let us start with chapter number 7 के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में। 5 क्वेश्चन ये शायद, हाँ 5 क्वेश्चन से फटाफट से भी 10 मिनट के अंदर निपटा देंगे पूरा, ठीक है? फाल्गुनी वेंचर्स करके एक वीसी फर्म है, was advising कलाकार सोशल मीडिया ऐप फाउंडर ऑन ऑफरिंग ESOPs टू इट्स अर्ली एम्प्लॉइज। मतलब एक वीसी फर्म है जो कि अपने जो कि एक फाउंडर है कलाकार सोशल मीडिया ऐप, उनको क्या कर रहे हैं, ESOP से रिलेटेड क्या है कि एक आप दे रहे हैं कि आप अपने अर्ली एम्प्लॉइज को एक ESOPs दो आप। तो फाउंडर्स वर नॉट कन्विंस्ड इनफ एज दे फेल्ट दैट देयर प्रॉफिट्स वुड डाइल्यूट वंस द ऐप एक्सप्लॉइट द वायरलिटी। मतलब अगर एक बार ऐप अच्छा चलने लग गया तो हमारे प्रॉफिट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, हमारी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। Which of the following talent metrics would be unfavorable? Would be unfavorable. Be very very specific to the words. The word given is unfavorable to the sentiments of Falguni Ventures regarding ESOP. मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अनफेवरेबल रहेगा फाल्गुनी वेंचर्स रिगार्डिंग ESOP? मतलब अगर फाल्गुनी वेंचर्स है, वो अगर बोल रही है कि आप ESOPs दो, तो इनमें से कौन सा अनफेवरेबल है? अगर वो ESOPs देने के लिए सजेस्ट कर रही है, तो इनमें से कौन सा will not going to be favorable for Falguni Ventures as a VC? अगर मैं अपने फाउंडर, अपने बिजनेस ओनर्स को बोलता हूँ, मतलब जिनमें बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप ESOPs दो, तो इनमें से क्या होगा जिससे कि मेरा लॉस होगा? विल नॉट बी फेवरेबल फॉर डाइल्यूशन, डेफिनेटली। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस के अंदर से अगर 100% है, अगर मैंने 10% लेके रखा है, तो आप 10% ESOP पूल बना दो। अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है, डेफिनेटली। इससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्या मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली नॉट। व्हाई विल आई गेट अ बेनिफिट? अगर इससे हम लोग सजेस्ट क्यों करते हैं? ताकि आप अच्छे से अपने एम्प्लॉइज को रिटेन कर सको, मैनेज कर सको, मोटिवेट कर सको, ठीक है? ये यार अपने राम वाला बाण सीखा था ना, राम बाण, कि राम बाण इलाज होता है अगर एम्प्लॉइज को एक साथ में बचा के रखना है, तो उसका क्या होता है? रिटेंशन, मोटिवेशन और अट्रैक्शन करने के लिए आपको ESOPs देने पड़ते हैं। लेकिन डाइल्यूशन इज समथिंग, अगर आप ESOP देते हो तो इक्विटी डाइल्यूट होता है। तो फाल्गुनी वेंचर्स एज अ वीसी फर्म मेरे लिए इक्विटी डाइल्यूशन वुड बी अनफेवरेबल, बट स्टिल इससे रामबाण बन रहा है ताकि एम्प्लॉइज, अर्ली स्टेज एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस के साथ लंबे समय के लिए बने रहे, इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू गो अहेड विद डाइल्यूशन। तो व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन? फर्स्ट वन का आंसर होना चाहिए डाइल्यूशन। वी विल वेरीफाई द आंसर एट द एंड, ठीक है? सेकंड इज समीर एंड करण, द co-founders of वाह चेफ, a home appliance startup, were evaluating the unique value proposition that each co-founder brings to the startup. What could this evaluation be best used for? मतलब एक हर फाउंडर क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आ रहा है, इससे क्या हेल्प होगी, ठीक है? क्या एक टर्म शीट बनाने में हेल्प होगी, पिच डेक बनाने में हेल्प होगी, इक्विटी स्प्लिट में हो हेल्प होगी, या फिर स्टार्टअप को रजिस्टर करने में हेल्प होगी? अपन ने पढ़ा था कि एक फाउंडर को जब इक्विटी स्प्लिट कर रहे होते हैं, तब उसको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। कितना टाइम लेके आ रहा है, कितना रिसोर्सेज लेके आ रहा है, कितना एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, कितना फंड्स लेके आ रहा है, कितने कस्टमर्स लेके आ रहा है। तो ये सब किसमें हेल्प आउट करते हैं हमको? इक्विटी स्प्लिट करने में।
कि अगर हम लोग 3 फाउंडर्स हैं, तो एक जने को अगर 50 मिल रहा है तो बाकी 2 को 25-25 क्यों मिल रहा है? तो ये इक्विटी स्प्लिट करने में हेल्प आउट करता है। तो सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड का आंसर शुड बी पॉइंट नंबर 3। ऑलराइट? Now let us go ahead with question number 3. Now Dharti Bottles, an eco-friendly bottle startup, wanted to get its technology patented. एक धरती बॉटल्स करके है, एक जो कि इको फ्रेंडली बॉटल स्टार्टअप है, वो वांटेड टू गेट इट्स टेक्नोलॉजी पेटेंट। एज अ स्टार्टअप एडवाइजर टू द फाउंडर, गाइड देम एज टू व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन गेटिंग अ पेटेंट। एक पेटेंट करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले जब आप पेटेंट के लिए जा रहे हो, अपन लास्ट पार्ट में, चैप्टर के लास्ट पार्ट में ये सब सीखा था कि अगर आप पेटेंट के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या आपका पेटेंट सूटेबल है कि नहीं है, मतलब पेटेंट एलिजिबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी कोई बंदा बैठा है जो कि पेटेंट सेम सेम सिमिलर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के उसने पेटेंट लेके रखा है। तो आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसा है जिससे कि जो कि पेटेंटेबल है कि नहीं है। तो आपका पेटेंट का एलिजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद में आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। ऐसे करके अपन ने 4-5-6 स्टेप्स देखे थे। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। पेटेंट रिसर्च, भाई पेटेंट रिसर्च करने से पहले एलिजिबिलिटी चेक करो। तो एलिजिबिलिटी का कोई ऑप्शन है क्या? चाहिए डी देके रखा ना यहाँ पे। आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना आपकी पेटेंट का एलिजिबिलिटी क्या होगा। ठीक है, आपके पेटेंट का एलिजिबिलिटी क्या होगा ये आपको चेक करके रखना पड़ेगा। तभी जाके आपको क्या मालूम पड़ेगा कि उसके बाद में ही आप क्या करोगे, आप मार्केट रिसर्च करोगे। ठीक है, पेटेंट का रिसर्च करोगे, फिर आप एप्लीकेशन दोगे, फिर आप एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करोगे, फिर वो आपको पेटेंट के लिए सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। तो दैट इज द एंटायर प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? पेटेंट का एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मैनेजेबल है, क्योंकि आपने अच्छे से अगर देखा, आपने सारे पॉइंट्स कवर किए, सारे टॉपिक्स को कवर किया, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। This registration is particularly beneficial for startups seeking financial assistance and government contracts, said धर्म। ये स्टेटमेंट एक धर्म ने दे रहा है कि अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना है तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने में आपको मदद मिल जाएगी। ये धर्म बोल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ हैदराबाद, मतलब एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट है हैदराबाद का। विच रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट। मतलब धर्म ने बोला कि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा गवर्नमेंट से। तो इनमें से कौन सा रजिस्ट्रेशन के बारे में धर्म बात कर रहा है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको ये फायदा मिलता है? नहीं भाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको क्या मिलता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको जीएसटी कंप्लायंस करने में, आपको गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस करने में हेल्प आउट होता है। तो इट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ, कहीं की याद आ रहा है ना, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने के फायदे अपन ने पढ़े थे वहां पे। वो आए थे कि गुड टू हैव रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टार्टअप का टॉपिक के अपन ने पढ़े थे कि मतलब कौन कौन से रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप को लेने चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन था कि अगर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, गवर्नमेंट के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आपको ट्रेडमार्क मिलता है, और एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन में फूड से रिलेटेड अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आपको एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर वुड बी बेसिकली बी, दिस इज आपको मतलब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। ठीक है, so sorry, not this one is the right answer. B would be the right answer for this. इसका आंसर क्या होगा? रिक्वेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द पेटेंट का एलिजिबिलिटी। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इज नाश्ता नाश्ता ऑन व्हील्स, a doorstep breakfast del अच्छा, नाश्ता ऑन व्हील्स, a doorstep breakfast delivery startup was thinking about which entity form of business should be formed। मतलब किस तरीके का बिजनेस बनाना चाहिए। which of the following aspects should they consider while taking this decision। ये डिसीजन लेते टाइम में इनमें से कौन सा किस चीज को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको एक स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको किस टाइप का एंटिटी बनाना चाहिए। ठीक है, असेट एलोकेशन एंड अटैच इक्विटी, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक, सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ईज ऑफ मार्केटिंग। क्या आपको लग रहा है इसमें से होना चाहिए? बताइए मेरे को। हालांकि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, मैंने ऊपर कर दिया था इसको पहले। इसका आंसर सी देकर रखा, लेकिन क्यों होगा सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन? बताइए सर। जब आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो आपको कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए? असेट एलोकेशन अटैच टू एन इक्विटी फॉर्म। इक्विटी तो बात की बात आ गई। सबसे पहले तो ये सोचो कि आपको कौन सा एंटिटी फॉर्म में जाना है। अगर आपको प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म में जाना है तो इक्विटी फॉर्म की बात क्यों करोगे? तो ये आप एलिमिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कभी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको काट दो कि ये वो तो नहीं होगा। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबली आपको क्यों देखना है भाई? आपको एक लोकेलिटी, आप एक फूड स्टोर एक बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, आप लोकेलिटी के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बनाओगे, तो आप ग्लोबल फैक्टर्स को क्यों कंसिडर कर रहे हो? तो यू शुड इग्नोर दिस। ईज ऑफ मार्केटिंग,
भाई ईज ऑफ मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। मार्केटिंग से आपको मार्केटिंग तो करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। इससे क्या होता है ना, अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा नाश्ता ऑन व्हील्स करके एक ऐसा ऐसा भी कोई स्टार्टअप है क्या। तो मार्केटिंग तो आपको जम के करना पड़ेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो लास्ट में क्या बचता है, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को आप में ध्यान रखो। सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस फैलाओ कि मतलब हमारा बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है, कैसे हो सकता है। तो उन सब फैक्टर्स, तो एलिमिनेशन मेथड समटाइम्स वर्क्स। कभी कभी आपको अंदर से नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना चाहिए। This is what all about chapter number 5 as well, and chapter number 7 as well. I'm done all the 5 questions of this chapter as well, and that's about it. Thank you so much for watching. वीडियो पसंद आया तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। I will try to respond to you as soon as possible. Thanks a lot for watching. Thank you so much.